चोटी लटक रही है, धोती पहन रखी है। आप कपड़े से पहचानने की जहाँ जिस देश में परंपरा बन गई हो वहाँ क्या किया जा सकता हूँ। मैं डायनेमिक्स को कैसे जानता हूँ, मैं स्टैटिक्स को कैसे जानता हूँ। वो धोती देख के लगेगा है बेचारा पंडित जी आ गया। लोग जज करते पहले से ही, बेचारा पंडित जी आ गया है ना। हम लोग एक भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि एक विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत हजारों हजार नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करता था। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर आप इसको मैनेज करने के लिए आपके हिसाब से क्या, आप कैसे इस सिचुएशन से मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखो, चीजें जैसे बिगड़ती हैं वैसे ही बनती हैं, जैसे बनती हैं वैसे बिगड़ती हैं, प्राकृतिक नियम है। चीजें जैसे फॉर्म लेती हैं वैसे डीके होती हैं। अपघटक अपमार्जक चीजों को जब तोड़ते हैं तो उसी क्रम में तोड़ते हैं, वो अपने अणु परमाणुओं में उसी स्पीड से जाती है और उसी तरीके से जाती है। सृष्टि का निर्माण जिस गति से होगा, प्रलय भी उसी गति से होगा, है ना। सृष्टि के निर्माण की रचना वेद कहता है, ऋतंच सत्यं चा विधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदद विश्वस्य मशतो वशी। कैसे कैसे जो मूल प्रकृति है उसमें प्रथम विकार उत्पन्न हुआ, फिर द्वितीय विकार उत्पन्न हुआ, फिर पदार्थ उत्पन्न हुआ, फिर तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, फिर उसके बाद स्थूल भूत, और कैसे संसार बना। ये क्रम है, जब मिटेगा तो इसी क्रम में मिटेगा। अगर उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाया है तो एक निश्चित क्रम पकड़ा होगा। अगर हमें संस्कृति को वापस जिंदा करना है तो उसी क्रम में करना होगा। उन्होंने जो कुछ किया है वो शिक्षा पर काम किया है। उन्होंने आपके कल्चर को मिटाने के लिए शिक्षा पर काम किया है। इस देश में अगर मैं भाई राजीव दीक्षित की बात ना भी करूं, भाई राजीव दीक्षित तो कहते हैं 7,32,000 गुरुकुल इस देश में थे। लेकिन अगर मैं एडम विलियम्स की बात करूं तो 1822 में एडम विलियम्स कहता है 5 लाख गुरुकुल मौजूद थे इस देश में। किस देश में? 10 करोड़ की आबादी में 5 लाख गुरुकुल मौजूद थे। क्या ये पर्याप्त शिक्षण संस्थान नहीं थे? बहुत अच्छे थे। एडम विलियम्स हो या विल्बरफोर्ड हो या मैडम मोंटेसरी हो, वो लोग जिन्होंने मैकॉले के नक्शे कदम, मैकॉले की समिति के अंतर्गत उन 7 लोगों ने जिन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया, मिटाया है, उन्होंने शिक्षा को मिटाने के लिए शिक्षा को नहीं मिटाया, उन्होंने किसी और चीज को मिटाने के लिए शिक्षा को मिटाया। संस्कृति को मिटाने के लिए, संस्कृति को मिटाने के लिए शिक्षा को मिटाया और मिटाया है, और शिक्षा को उन्होंने अपना हथियार बनाया। अगर आपको वापस संस्कृति को जिंदा करना है तो आपको शिक्षा को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। क्या नाम था उसका? खिलजी जी। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ खिलजी आया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने अपनी एक ही विजय यात्रा में कई यूनिवर्सिटियां ध्वस्त कर दी। यूनिवर्सिटियों में तो लूट से कुछ मिलने वाला था नहीं। गुरुकुलों में क्या मिलता? लंगोटी मिलती। छात्र का लंगोट लेके क्या करेगा? आचार्य का कटी वस्त्र लेके क्या करेगा? उससे उसे क्या मिलेगा? एक ब्राह्मण को मार के उसका जनेऊ लेके उसे क्या मिलेगा? धन तो वहां था नहीं है। ये लूट तो मकसद नहीं हो सकता वहां। तो मकसद था उन गुरुकुलों को नष्ट करना। और गुरुकुलों को, बड़े विश्वविद्यालयों को नष्ट करना क्यों मकसद हो सकता है? विश्वविद्यालयों को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि एक विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत हजारों हजार नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करता था। अच्छा। वहां आचार्यों की नियुक्ति करना, वहां के रक्षण भोजन को देखना, वहां की शैक्षणिक व्यवस्था को देखना। अब तक्षशिला के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुल तक्षशिला के द्वारा निर्धारित की गई शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे, लेकिन विक्रमशिला के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुल विक्रमशिला के द्वारा निर्धारित की गई शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे। उदयंतपुरी के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुल उदयंतपुरी, और वल्लभी के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुल वल्लभी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत चलते थे। इन बड़े शिक्षण संस्थानों को नष्ट करने का मकसद है इनके अंतर्गत चलने वाली सारी शिक्षण संस्थाओं को नष्ट करना, इनके अंतर्गत चलने वाले सारे नन्हे गुरुकुलों को नष्ट करना, और इस पूरी परिपाटी को नष्ट करके इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना। खिलजी ने इस काम को शुरू किया। 700 साल मुसलमानों का नंगा नाच इस देश की जमीन पर हुआ। आज की स्थिति में, आज जब हम यहाँ भारत में बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विचार करो। हालांकि मामला उल्टा है, प्रश्नकर्ता आप हो, उत्तरदाता मैं हूँ, लेकिन ये केवल विचार करने के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये प्रति प्रश्न मानिए कि आज इस देश में आपको गुरुकुल दिखाई देते हैं। आप जहाँ रहते हैं, जो आपका मूल स्थान है, जहाँ से आप आए, यहाँ इस बड़े शहर में आप रहते हैं या पूरे देश में आप घूमते हैं, आपको गुरुकुल दिखाई देते हैं? दिखते होंगे कहीं इक्का दुक्का, सुनने में आ गया कोई, गिनती उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और इस देश के मदरसों की स्थिति क्या है?
चप्पे चप्पे पर, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, कॉलोनी कॉलोनी, छोटे कस्बे, बड़े शहर, हाईवे हाईवे, मदरसों की बाढ़ आई हुई है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? है कि नहीं? बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया और हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया। यही ईसाइयों ने किया। आज इस देश में जितनी स्कूलिंग एजुकेशन दिखाई देती है, चाहे वो सरकार के अंतर्गत चलती है, चाहे वो सरकार के बताए निर्देशों के आधार पर प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाई जाती है, ये सारी शैक्षणिक व्यवस्था ईसाइयों की। लेकिन इन सनातन धर्मियों की अपनी शैक्षणिक व्यवस्था कहाँ है पूरे देश में? सही बात है। कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। अगर आपको संस्कृति को बचाना है तो आपको शैक्षणिक व्यवस्था को बचाना पड़ेगा, और शैक्षणिक व्यवस्था में आपको एक व्यापक बदलाव लाना पड़ेगा। व्यापक बदलाव लाए बिना कुछ होने वाला नहीं है। हम शिक्षा नीतियों के नाम पर केवल सिलेबस बदलते रहें, इससे देश नहीं सुधरने वाला, इससे समाज नहीं बचने वाला, इससे कल्चर नहीं बचने वाला। ये क्या बदलाव लाना इतना आसान है क्या? मतलब कैसे बदला जाए इसे? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जिस काम को मुसलमानों ने 700 सालों में और ईसाइयों ने 250 साल में किया है, उसे करने के लिए हमें भी एक लंबा काल लगेगा। मैं ये तो नहीं कहता उतने ही 1000 साल लगेंगे। आजकल तकनीकें बदली हैं, दुनिया बदली है, संसाधन बदले हैं, टेक्नोलॉजी अलग तरह से आई है। उसे रिवाइव करना बहुत तेजी से संभव है, लेकिन एक लंबा टाइम पीरियड लगेगा, ये मैं मानता हूँ। ओके। तो मैं ये भी मुझे बताइए कि मतलब आजकल जैसे जो माता पिता है, वो उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? वो शुरू से कैसा माइंडसेट बनाए अपने बच्चों का कि एक वीर बच्चा निकले, देश के लिए सेवा करे, एक मानसिकता हो मतलब देश प्रेम की? अच्छा, एक चीज सोचो आप, हम्म, माता पिता और बालक, जी। बालक कौन है? बालक कौन है? हम्म, तो भारतीय प्राचीन दर्शन कहता है अज्ञो वही बालक, पिता मंत्र दो। पिता वो है जो देने वाला है, जो पढ़ा सकता है, जो शिक्षा दे सकता है, वो पिता है। मंत्रदाता पिता है। और क्या अज्ञो वही बालक, जो जानता ही नहीं है वो बालक है। तो वो माता पिता भी बालक ही है, जो जानता ही नहीं है वो बालक है। अरे जिसकी माँ कॉकरोच को देख के 3 मंजिल पे चढ़ जाती हो, ये क्या करेगा? ये कहां से शिवाजी महाराज बन जाएगा? जिसका पिता ही अपने बच्चे को ले जाकर ऐसी जगहों पे खड़ा करता हो, ये मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। मोबाइल 90% पोर्न है इसमें, नहीं है क्या? आत्मरक्षा के लिए, हथियार लेने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये मोबाइल जिसमें हत्या ही हत्या के मंसूबे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताओ, इस मोबाइल से आप क्या नहीं सीख सकते? क्या इसमें बम बनाने की तकनीकें नहीं पड़ी हैं? क्या इसमें पिस्टल बनाने की तकनीकें नहीं पड़ी हैं? क्या इसमें 90% पोर्न नहीं है? क्या इसमें दुनिया को उड़ाने की ताकत नहीं है? सब कुछ इसमें है। और कैसे मिलता है? बिना लाइसेंस के। कितने बड़े बच्चे के हाथ में दे देते हैं? माँ 1.5 साल के बच्चे के हाथ में इसलिए दे देती है ताकि वो सीरियल देख सके, ताकि वो चुगली कर सके, इसलिए उसने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और बेचारा बच्चा मोबाइल में खो गया है। और यहीं से छोटे बच्चे के नन्हे कोमल चित्त पे गंदी छाप पड़ने लगती है। जी, मतलब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल स्वार्थ, खुशी के लिए कि हमें मतलब टेंशन ना हो, जिम्मेदारी ना उठाना पड़े, तो चलो चुप हो जाए, अभी रोए ना, इस टाइप से बिल्कुल वो आदत डाल दी जाती है। बिल्कुल यही। और मैं ये मानता हूँ जी कि वो शिक्षित लोग जो इस समाज में इस शिक्षा के स्तर को समझने के लिए तैयार हों, वही इसमें अभिभावक हो सकते हैं। बाकी जितने अभिभावक हैं ये भी बालकों की श्रेणी में ही आएंगे। अच्छा, इसलिए एक निश्चित लीडरशिप वर्ग को खड़ा होना होगा जो इस देश की शिक्षा को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो। अच्छा, हम इसके लिए काम भी कर रहे हैं कि कुछ लोग आए इकट्ठा और इस बात का विचार बन के लगे कि हम ये माने कि ये पूरा वर्ग जो है आज ऐसी शिक्षा में है जहाँ शिक्षा है ही नहीं। अच्छा, तो आप कार्य कर रहे हैं इस पे? हाँ, मैं शिक्षा थोड़ा बताइए क्या कर रहे हैं इस पे आप? हम लोग एक भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट, असल में बात क्या है, जब भी स्वदेशी शिक्षा नीति की बात आती है तो सामान्य तो लोग सोचते हैं बैलगाड़ी के जमाने में जाना चाहते हैं, सामान्य तो लोग सोचते हैं ये गुरुकुलों के जमाने में जाना चाहते हैं। आजकल व्यक्ति की पहचान पहनावे से होती है। मैं अगड़ा तब माना जाऊंगा जब तक मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, मैं अगड़ा नहीं माना जाऊंगा। मैं धोती पहनता हूं चाहे मैंने कितना ही साइंस पढ़ा है। मान लीजिए मैं MSc केमिस्ट्री हूं या MSc मैथमेटिक्स हूं, तो नहीं माना जाएगा कि ये MSc मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री है। मैं अलजेब्रा इतना बढ़िया पढ़ा हूँ, मैं कैलकुलस को कैसे जानता हूँ, मैं डायनेमिक्स को कैसे जानता हूँ, मैं स्टैटिक्स को कैसे जानता हूँ। वो धोती देख के लगेगा है बेचारा पंडित जी आ गया। लोग जज करते पहले से ही, बेचारा पंडित जी आ गया है ना, चोटी लटक रही है, धोती पहन रखी है। कपड़े से पहचानने की जहाँ जिस देश में परंपरा बन गई हो,
वहाँ क्या किया जा सकता है। खैर, हम लोग इस देश पे काम कर रहे हैं। हमने कुछ बुद्धिमानों का, कुछ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग तैयार किया। हम अन्य बुद्धिजीवियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और मिलकर एक ऐसे एजुकेशन ड्राफ्ट को हम बनाएं जो इस पूरे समाज के द्वारा स्वीकार्य हो। मैं इसमें मुसलमानों को, ईसाइयों को अलग नहीं छोड़ रहा हूँ। इस पूरे देश में जितना जनमानस रहता है उस सारे जनमानस के लिए एक ऐसा शिक्षा नीति बनाई जाए जो इस देश के लोगों के लिए उपयोगी हो। एक चीज सोचिए, आपने क्रिकेट का मैच देखा है? ठंडे देशों से भारत में लोग खेलने आते हैं। तो हम बचपन में सोचते थे कि ये लोग क्रीम पाउडर के बड़े शौकीन है, अपने मुंह पर क्रीम पाउडर लगा के रखते हैं। बाद में हमें पता चला ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, उनकी त्वचा यहाँ की गर्मी से झुलस जाती है, इसलिए वैसलीन लगाते हैं। तो उनका पूरा शरीर इस वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक इसी तरह एक विदेशी शिक्षा भारतीय लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय लोगों को भारतीय शिक्षा के द्वारा ही पालना और पोषना पड़ेगा। अगर मैं भारतीय लोगों को भारतीय शिक्षा के बिना पालना और पोषना चाहता हूं, भाई हमारी परिस्थितियां अलग हैं, रशिया की परिस्थितियां अलग हैं। रशिया एक अलग तरह की परिस्थिति में जीता है। मैं मॉस्को की ठंड में भारत के लोगों को जिलाना चाहूं तो कैसे होगा? सही। अगर मैं इंग्लैंड की ठंड में भारत के लोगों को जीऊं तो जिएंगे क्या? ये मर जाएंगे ठिठुर ठिठुर के। ऐसी ही शैक्षणिक परिस्थितियां भी होती हैं। ये मेरे शरीर के लिए परिस्थितियां मैं बता रहा था, वो मेरे मानस के लिए है। अच्छा। मेरे मानस को तैयार करने के लिए जो बौद्धिक वातावरण है, जिसे शैक्षणिक वातावरण कहते हैं, वो मेरे ही देश का होना चाहिए। अब नीतियां जो हैं वो सिलेबस से अलग होती हैं। लोगों ने सिलेबस को नीतियां मान लिया। आज तक भारत में केवल सिलेबस परिवर्तित हुए हैं। थोड़ी बहुत नीति परिवर्तित होती है, प्रशंसनीय भी होती है। जैसे NEP 2020 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया। इसमें इन्होंने 12वीं में सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी। भाई मैं फिलॉसफी के साथ फिजिक्स पढ़ सकता हूँ, बहुत स्वागत योग्य विचार है, स्वागत होना चाहिए। ग्रेजुएशन के हर लेवल पे इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, स्वागत योग्य विचार है, स्वागत होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। MPhil को खत्म किया, ये बहुप्रतीक्षित था, बिना मतलब का एक कोर्स बीच में घुसा रखा था। भाई जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब सीधा PhD की तरफ मुझे मूव करना चाहिए। बीच में एक और क्वालिफाइंग डाल दिया गया, ये हटाइए, वो हटा दिया, वो बहुत बढ़िया। इसके अलावा पॉलिसी क्या है? इसके अलावा पॉलिसी तो कहीं है ही नहीं। केवल आपने चीजें, जैसे वो छोटे बच्चे वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसे, डायस, क्यूब, वो जो होता है सारा पटल, रंग एक पटल पर आ जाता है, दूसरे पटल पर दूसरा रंग, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बस हम मैकाले की दी हुई शिक्षा में वही डायस खेल रहे हैं। इधर के ब्लॉक उधर, उधर के ब्लॉक इधर, केवल हम ब्लॉक बदल रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। हमें ये सोचना होगा कि भारतीय शिक्षा नीति क्या थी। और आज अरे वो खुद स्वीकार करते हैं कि इस देश में 100% लिटरेसी थी, 100% शैक्षणिक गुणवत्ता और उच्चता के साथ शिक्षा मौजूद थी। तो वो शिक्षा, आखिर उसमें क्या गुण थे जिन गुणों को हम आज की शिक्षा में लाए। मैं फिजिक्स पढ़ाने को मना नहीं करता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के लिए मना नहीं करता हूँ। और लोग ये सोचें कि अंग्रेजों ने या किसी ने हमें शिक्षा टेक्नोलॉजी दी है, ये भी महामूर्खता है। अगर ऐसा है तो ये सोचो, भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के पैदा होने से कई सौ साल पहले की। हाँ बिल्कुल। कितनी, ये तो लिखी पड़ी बात है भाई। भास्कराचार्य कब पैदा हुए, न्यूटन कब पैदा हुआ, उठाकर पढ़ लीजिए दोनों का गुरुत्वाकर्षण। आर्यभट्ट ने पाई के मान दोनों, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, 22/7 एक देता है, 3.141 करके दूसरा देता है। इवन पाइथागोरस का भी बौधायन ऋषि ने किया था। बौधायन, आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी का मान बताया, और जितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया है बिल्कुल उसके आसपास आज के सैटेलाइट बता रहे हैं। सही है। ये भाई आर्यभट्ट के पास कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन कंप्यूटर की भाषा कैसे काम करती है, कंप्यूटर का गणित कैसे काम करता है, ये तो आर्यभट्ट के पास था। ये टेक्नोलॉजी तो थी। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये हमें अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद था, ये हमारे पास मौजूद था। उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन कुछ और किए, और वो शिक्षा में परिवर्तन हमें बदलने होंगे। अगर हमने उन्हें नहीं बदला तो बड़ी भारी चूक होगी। जैसे एक परिवर्तन में, मतलब यहाँ बहुत सारा नहीं कह सकता क्योंकि इसमें सीमित बातें की जा सकती। बता दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हाँ, उन्होंने बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन को खत्म किया। हमारे यहाँ गुरुकुलीय शिक्षा जो है वो बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन थी। बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में गुरुकुल चला जाता था। हर जाति के बच्चे गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। ये भी महामूर्खता है। दक्षिण भारत के आंकड़े उठाकर दिखाए जा सकते हैं कि कितने, कोई ऐसी जाति नहीं थी। आजकल जो वर्णित जातियां, मैं तो इन जातियों को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो वर्णित जातियां इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो गुरुकुल में पढ़ने न जाती हो। सब पढ़ने जाते थे, निश्चित रूप से पढ़ने जाते थे। मैं आपको ऐसे चित्र दिखा सकता हूँ जिनमें कुंभकार जो है,
कुम्हार जो है हम्म। वो घड़ा बना रहा है, गले में यज्ञोपवीत पड़ा है। यज्ञोपवीत बिना विद्या के नहीं आ सकता। अच्छा। भाई गुरुकुल में गया तब उपनयन संस्कार हुआ, बिल्कुल। उपनयन संस्कार के बाद बैठकर वो घड़ा बना रहा है, नहीं पढ़ पाया होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन उपनयन हो गया, उपनयन हुआ तो गुरुकुल गया। हम्म। गुरुकुल में प्रत्येक व्यक्ति जाता था और पढ़ता था, और 8 वर्ष की उम्र में चला गया, शिक्षा पूरी होने के बाद आता था। हम्म। कोई 20 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में, कोई 30-36 साल की उम्र में, कोई आता ही नहीं था। हम्म। शिक्षा पढ़ी और वो निकल गया। उसने कहा भैया अब मुझे मोक्ष के लिए जाना है, मुझे संसारिकता से कोई ज्यादा संबंध बचा नहीं है, मेरी विद्या इस स्तर पर चली गई है कि मैं वापस संसार की ओर लौटकर आने में असमर्थ हूँ। कोई नहीं भी आते थे, ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में मतलब चले अपने जाते। ज्ञान के स्तर पे कार्य ले लेते थे। हाँ, कार्य को ले लेते थे। हाँ। ओके। तो मुख्य चीज ये है कि इन्होंने बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन को खत्म किया और घर से आने जाने वाली शिक्षा शुरू की। इस घर से आने जाने वाली शिक्षा ने भारत का जो अपना सिविलाइजेशन का ढांचा था, अपना कल्चर का ढांचा था, उस ढांचे को तोड़ दिया। हमारी संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम थे। 4 आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जो गुरुकुल में रहता था, दूसरा गृहस्थ आश्रम जो समाज में रहता था, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम ये भी गुरुकुल में रहता था, चौथा संन्यास आश्रम जो विचरता रहता था। अब चारों आश्रम इकट्ठे घर में रहते हैं। सही बात। ब्रह्मचारी घर में, गृहस्थ घर में, बूढ़ा रिटायर होकर जाने को तैयार नहीं वो भी घर में है, और सन्यास को तो भूल ही जाइए, वो तो कुछ बनता ही नहीं। चारों आश्रम इकट्ठे रहने, इसीलिए लट्ठम लट्ठा गुत्थम गुत्था, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। घरों में तलाक हैं, आप जाइए कोर्ट कचहरी 95 मैट्रिमोनियल केसेस से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। लोगों में पति पत्नी के विवाद हैं, केवल यही झगड़े हैं, और इन झगड़ों का कारण है आश्रम व्यवस्था का बिखर जाना। हमारे यहाँ ये आश्रम 4 जो होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये आश्रम तो नष्ट हो गए, और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम ये शुरू हुए। ये किनके थे? ये अंग्रेजों के थे, जिनके यहाँ नाजायज संतान पैदा होती थी वो अनाथ आश्रम खोलते थे। जहाँ माता पिता की सेवा करने के लिए संतान तैयार नहीं थी और वानप्रस्थ में गुरुकुल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ वृद्धाश्रम होते थे। जहाँ स्त्रियों के साथ दुराचार होता था वहाँ विधवा आश्रम होते थे। हमारे यहाँ ये सब चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आश्रम व्यवस्था थी। उस आश्रम व्यवस्था को नष्ट करने के लिए इन्होंने बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन को नष्ट किया, और ये घर से आने जाने वाली शिक्षा शुरू। एक बिंदु मैंने बताया, बाकी इस ड्राफ्ट में हम और भी मतलब बहुत सारी चीजें इसमें।